हाय गाइस, दिस इज टीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सभी के। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आगे चलेंगे और अपन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जैसे चैप्टर को खत्म करेंगे। वैसे भी अपनी कंपाइलर सीरीज चल रही है। कंपाइलर की हार्ड कॉपी आप लोगों के पास आ चुकी होंगी, नहीं आई है तो बेटा ऑर्डर कर लेना। हार्ड कॉपी अब आ चुकी है, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट पे हम सभी बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज इसमें आपकी आएंगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। समझना, As of 31st March, the following balance existed in the firm's cost ledger, which is maintained. सबसे पहले आपको स्टोर लेजर, WIP, फिनिश गुड्स, फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक ही होता है, कॉस्ट लेजर। सबका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। जिनका ओपनिंग डेबिट में डाल दो, जिनका क्रेडिट में है क्रेडिट में डाल दो। कभी कभी क्या होता है, ऐसी ट्रायल बैलेंस बना के देगा और ये बैलेंस नहीं देगा, तो आप माइनस करके देख लेना कि इसका टोटल 728 है, जिसमें से 7 ये है, तो बाकी 28,000 आ रहा होगा। ठीक है, आओ जी। अब ये बहुत सारी आपकी एंट्रीज हैं, सारी एंट्री पढ़ते हैं, उसके बाद तो आप ये बना ही लोगे। सारी एंट्री बताता हूं, आओ। सबसे पहला, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। मैंने बोला था फिनिश गुड्स दे रखा है तो उसे डेबिट कर दो। बताओ, फिनिश गुड्स डेबिट होगा, सामान आएगा कहां से? WIP से। तो फिनिश गुड्स टू WIP। और फिनिश गुड्स से कहां जाएगा आगे? फिनिश गुड्स से आगे जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस खत्म हो गया। दूसरा हो, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर। एंट्री क्या होगी? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू कॉस्ट लेजर अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, है ना? क्योंकि अपन तो मान के चलते हैं कौन सा अकाउंट है? नॉन इंटीग्रेटेड। आ गया हो। रॉ मटेरियल परचेज, एंट्री क्या होगी? स्टोर लेजर डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। फिर से आओ, फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस बोले तो एंट्री करिए, चाहे फैक्ट्री हो या इनडायरेक्ट लेबर हो। तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली होगी बेटा वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर। फिर इसके बाद डायरेक्ट वेजेस कहां जाएगी? WIP में। तो एंट्री होगी WIP टू वेजेस कंट्रोल। और इनडायरेक्ट वाली जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड में, तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल। खत्म हो गया। एंट्री चेक करते चलना आप। कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंट्री क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल में सामान आता कहां से है? फिनिश गुड से। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल प्रोडक्शन में गया। प्रोडक्शन कहां पर होता है? WIP में, फैक्ट्री में। तो WIP डेबिट टू कहां से आएगा? जल्दी बताओ। WIP डेबिट टू स्टोर, क्योंकि मटेरियल गया। ठीक है बेटा, अगर आपको एंट्री समझ में आ रही हो बहुत बढ़िया। अगर एंट्री नहीं समझ आ रही, पहले मेरे चैनल पे जाओ, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट वाली स्टडी मैट की पूरी वीडियो देखो, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में सारा बेसिक समझाया है। उसके बाद आके ये करना। ठीक है, ये देखो मैं एक बार आपको दिखा दूं क्या? एक बार मैं आपको दिखा दूं क्या? ये देखो, ये मेरा चैनल है, आपको जल्दी से चैनल दिखा देता हूं। ठीक है, ये मेरा चैनल है और इस चैनल पे अपन गए योर वीडियोस। देखो, वैसे प्लेलिस्ट में जाना था। ठीक है, ये है प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा ICAI का स्टडी मटेरियल। ठीक है, और ICAI के स्टडी मटेरियल में जब आप ये सारी वीडियो देखोगे, इसमें आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये रहा 11वें नंबर पे है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। या तो यहाँ से जाके देख लो या मैराथन से जाके देख लो, सेम वीडियो है। ठीक है जी, यहाँ से जाकर के आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसमें सबसे पहले सारी जर्नल एंट्री समझो, उसके बाद कंपाइलर आगे करना, आपको मजा आएगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, सबसे बढ़िया एंट्री। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट का मतलब क्या है कि भैया शोरूम से गुड्स वापसी आ गए गोदाम में, तो एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी शोरूम से वापसी आया तो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा नीचे, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सामान कहां आ गया? वेयर हाउस में, तो फिनिश गुड्स। एंट्री बनेगी फिनिश गुड डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। एंट्री दिखा देता हूं, 8,000 से है ना। आओ आपको चेक करा देता हूं ये वाली एंट्री। ये देखो, फिनिश गुड डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल 8,000 से। ठीक है, तो ये एंट्री थोड़ी बढ़िया थी। यहाँ पर ये सबसे बढ़िया एंट्री होती है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर कुछ भी नहीं है, आपकी पहली एंट्री थी स्टोर टू कॉस्ट, तो इसको रिवर्स कर दो, कॉस्ट टू स्टोर्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, तो एंट्री क्या हो जाएगी? नॉर्मल सी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड या टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 22 पेज में इसका सारा कंपाइलर खत्म है, मई 18 से मई 25 सारा। ठीक है, आओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोर्स की एंट्री दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं है। परचेज करा, एंट्री होगी स्टोर टू कॉस्ट। ट्रांसफर फ्रॉम WIP से ट्रांसफर हुआ तो स्टोर टू WIP, एंट्री होगी स्टोर टू WIP। इशू टू WIP, उल्टी एंट्री पास कर देना, WIP टू स्टोर। इशू फॉर रिपेयर, एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स, क्योंकि गया है फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक, अगर कुछ नहीं लिखा नॉर्मल है तो एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर, क्योंकि हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालते हैं, क्योंकि नॉर्मल लॉस है, इसका खर्चा सबके ऊपर जाना चाहिए। एबनॉर्मल होता कॉस्टिंग पीनल डेबिट टू स्टोर्स हो जाता।
आगे आओ WIP, पहली एंट्री बिल्कुल फालतू, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड है तो एंट्री क्या होगी WIP टू वेजेस कंट्रोल। ओवरहेड चार्ज है WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, साथ साथ एंट्री करते चलना, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। लास्ट में देखो क्या बोला है, कह रहा है इंटायर प्रोडक्शन को आपने 15% सोल्ड करा है, मतलब 15% प्रॉफिट पे सोल्ड करा है, और ओवरहेड इनकर वेजेस पेड। वेजेस पेड की एंट्री सिंपल हो जाएगी, वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर, तो वेजेस में यहां पर जाएगी इनकर की एंट्री, यहां जाएगी WIP पे अप्लाई होने की, तो जो बाकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, ओवरहेड इनकर भी सेम ऐसे होगा, ओवरहेड में यहां जाएगी इनकर की एंट्री टू कॉस्ट लेजर में, दूसरी तरफ WIP में जितना गया तो जो बाकी का बच जाएगा वो ओवर या अंडर रिकवरी आ जाएगा। ठीक है, WIP वाला एक बार अकाउंट दिखा देता हूं आपको। WIP में आप सारी चीजें डालोगे तो यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ से सीधा, क्योंकि WIP से फिनिश गुड में जाता है, फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल से रियल में कहाँ जाएगा, PNL में। ठीक है, नहीं समझ आया, ये लो आपके सामने आके समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। WIP से सबसे पहले कहाँ जाएगा, जल्दी से बोलो, सबसे पहले जाएगा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल से PNL। अब सब कुछ तो बना नहीं रहा ना, तो WIP से सीधा कहाँ दिखा दूंगा, PNL अकाउंट। ठीक है जी, समझ आया। ठीक है, ये एंट्री आ जाएगी यहाँ पर आपकी, और इसके बाद आप बना लेना लास्ट में कॉस्टिंग PNL बना लेना। कैसे आएगा कॉस्टिंग PNL में, ये तो है 14,40,000, इस पे 15% का प्रॉफिट रख के बेच देना, बाकी आ जाएगा। बाकी भी हम कहाँ लेके जाते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा था क्वेश्चन। आगे आओ, रिकंसिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिकंसिलेशन की एक इंस्टा पे हमारी रील बहुत फेमस हुई थी, जिसमें हमारा एक प्यारा बच्चा है अक्षत, जो ऐसे 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 कर रहा था, जाके देखना, मजा आएगा आपको। ठीक है, आओ, तो फाइनेंशियल अकाउंट का लॉस दे रखा है आपको, और नेट लॉस दे रखा है किसका, कॉस्टिंग का। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा दोबारा से समझा देता हूं, अच्छे से समझना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओवर रिकवर का मतलब है कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड करा है, अंडर रिकवर का मतलब कॉस्टिंग में खर्चा कम रिकॉर्ड करा है। ठीक है, एक एंट्री समझाता हूँ, अच्छे से समझ आएगी। मैं कॉस्ट को बेस ले रहा हूँ, ये लो, मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, आपके पास वो तो है ही सही, क्या कहते हैं, स्टडी मटेरियल तो है ही, मैं मान के चल रहा हूँ, तो समझना बात को। ठीक है, मैं आई थिंक मैं आपके सामने हूँ, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा। पहली एंट्री है वर्क ओवरहेड ओवर रिकवर, ध्यान से समझना। अगर मैंने कॉस्टिंग को बेस लिया, ये मेरा कॉस्टिंग वाला हाथ है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। ठीक है, देखो आपका ये कॉस्टिंग वाला हाथ है, फाइनेंस वाला हाथ है। पहले में लिखा है वर्क ओवरहेड ओवर रिकवर। वर्क ओवरहेड ओवर रिकवर का मतलब है कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा। अगर कॉस्ट में खर्चा ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा। अब कॉस्ट को मैंने बेस माना है तो इसी को ऊपर नीचे कर सकता हूं, दूसरे को नहीं हिलाऊंगा। तो कॉस्ट में अभी प्रॉफिट कम है, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन सामने दिखाता हूं, आगे देखो। अगला है सेलिंग ओवरहेड अंडर रिकवर। अंडर रिकवर का मतलब कॉस्ट में खर्चा कम, कॉस्ट में खर्चा कम, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, दूसरे का प्रॉफिट कम है, इसको माइनस कर दो, सेम ऐसे चलते रहेगा। एडमिन ओवरहेड अंडर रिकवर सेम चलेगा। डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज है कॉस्ट में, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा, दूसरे का प्रॉफिट ज्यादा होगा, बढ़ा दो। बैड डेट फाइनेंस अकाउंट में आया, जिसकी वजह से अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्ट का भी कम कर दो। प्रीलिमिनरी की वजह से भी अकाउंट्स का प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट का भी कर दो। इंटरेस्ट आया है फाइनेंस अकाउंट्स में, कॉस्ट में नहीं आया, तो बेटा इंटरेस्ट कभी भी फाइनेंस अकाउंट्स में आया तो फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट का कम है, बढ़ा दो। ठीक है, और वैसे भी अब आप लोगों को पता है कॉस्टिंग में जब से अमेंडमेंट आई है तो इंटरेस्ट को कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद एज अ सेपरेट आइटम दिखाया जाता है। बट फॉर द मैटर ऑफ रिकंसिलेशन इंटरेस्ट हमेशा फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगर इंटरेस्ट जनरली दे रखा है तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है तो कॉस्ट शीट में लोगे, रिकंसिलेशन का क्वेश्चन है तो आप फाइनेंस अकाउंट्स में दिखाओगे। ठीक है, इसके बाद आपका मैच कर जाएगा। आओ अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है, फिनिश गुड्स का है, WIP का ओपनिंग है, और आपको ये सारे खर्चे दे दिए। ठीक है, नीचे पढ़ो क्या बोला है। द कॉस्ट रिकॉर्ड ऐसे है कि फैक्ट्री ओवरहेड 70% है डायरेक्ट वेजेस का, एडमिन है 15%, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू कंपनी वैल्यू कर रही है WIP एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग रिपोर्टिंग, दोनों के लिए। तो कह रहा है आपको दोनों बना करके दिखाने और क्वेश्चन करना है। तो देखो सबसे पहले इसका PNL अकाउंट बना दो। PNL में तो कुछ नहीं है, इधर की तरफ ये ओपनिंग स्टॉक चले जाएंगे दोनों, जो क्लोजिंग स्टॉक होंगे आपके दोनों वो इस तरफ आ जाएंगे, जितनी वैल्यू है सीधा। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाओ, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड सब दिखा दो, एडमिन के खर्चे सब आएंगे डेबिट साइड में। यहाँ तो मतलब ही नहीं है ना ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब, यहाँ तो सारे खर्चे आते हैं एक्चुअल बेसिस पे। फाइनेंस अकाउंट्स में सारे खर्चे एक्चुअल होते हैं, बेड डेट वेड डेट सब ले लोगे। अब मैं आपको कॉस्ट शीट बताऊंगा, ये देखो पहले आप ये देख लो। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डाला, क्लोजिंग डाला, सारे खर्चे डाले यहाँ पर, ये सारे खर्चे आ गए, बेड डेट वेड डेट सब आ गए, प्रॉफिट आ गया। जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे, कॉस्ट शीट में सबसे पहले देखो उसने क्या बोला है, कह रहा है फैक्ट्री को लेना है 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, आओ आपने कॉस्ट शीट बनाई, ठीक है, सेल्स को तो छोड़ो। ठीक है, इन्होंने देखो, इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स शायद नीचे बना रखी हो,
सबसे पहले उन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल लिए, क्योंकि ओपनिंग प्लस प्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल टू सेल्स होता है। तो सेल्स है, क्लोजिंग है, ओपनिंग है, प्रोड्यूस क्वांटिटी आ जाएगी। फिर इसके बाद आप नॉर्मल बना दो पूरा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में, बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं बता रहा हूँ, स्कैनर मैंने बनाया है, रिपीट बहुत बार हुआ है, अच्छे से करना। अब यहाँ पे आप सीधा ले लो रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग तो वैसे भी फिनिश गुड्स का था। रॉ मटेरियल ले लो, वेजेस ले लो, फैक्ट्री ओवरहेड बोला हुआ है 70% वो ले लो, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग कर देना WIP का, गुड्स प्रोड्यूस आ गए। एडमिन के लिए बोला था 15% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट लेना, 15% ले लो फैक्ट्री कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंपल देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी हमारी, जितनी आई है वो कितने यूनिट्स की है, 12405 की, एक की निकाल दो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप वैसे ही करोगे जो इन्होंने आधी कॉस्ट शीट ऊपर बना रखी है, ये रही। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग दिखाया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग दिखाया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल कॉस्ट शीट बना दो अब आप दोनों को रिकंसाइल कर दो। रिकंसाइल करते हुए पहले कॉस्ट शीट को उठाना, कॉस्ट शीट के सारे आइटम देखना, फिर उसके अलावा जो फाइनेंस में बच गए उनको देखना, और रिकंसाइल आप आराम से कर दोगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल रिकंसिलेशन, मैंने क्लास में बहुत डिटेल में कराया है, यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि कम टाइम में हमारे को सब कुछ खत्म करना है। आओ, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे बोल दिया कॉस्ट शीट बनानी है, तो प्राइम कॉस्ट का 20%, एडमिन प्रोडक्शन रिलेटेड है 10%। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस यूनिट सोल्ड का लोगे। ठीक है, इसमें से कौन कौन सी चीज कॉस्ट शीट में जाएगी, डिविडेंड रिसीव नहीं जाएगा, बाकी सब जाएगा, और इधर ये नहीं जाएगा, बाकी सब जाएगा कॉस्ट शीट में। लेकिन कैसे जाएगा, जिन जो जो आइटम की वैल्यू नीचे है उनकी नीचे से। अब जैसे मटेरियल लेबर कुछ नहीं बोला, तो हम अकाउंट्स वाला उठा देंगे मटेरियल लेबर, ऐसे बना दो, छोटी सी कॉस्ट शीट बनेगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेम वैसे निकालना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी है, इतने में 52,000 यूनिट बनाए, प्रोड्यूस क्वांटिटी निकाल के 52,000 बने, उस हिसाब से आपने निकाल दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन आपने कर दिया। ठीक है जी, और लास्ट में कॉस्टिंग का P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो दोनों से सेम आएगी ना। बोलेगा तो बना देना, वरना एक भी बना रहे हो तो भी ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्या ऐसा कुछ, कॉस्टिंग का P&L अकाउंट बोला, तो सीधा P&L अकाउंट बना दो, सीधा P&L अकाउंट में सारी कॉस्ट शीट दिखा दो, और फिर आप रिकंसाइल कर लो। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, आओ आगे चलेंगे। इन्होंने ना May 25 में एक क्वेश्चन पूछा है, अभी May 25 के पेपर में आया रिकंसिलेशन का, उसमें एक पॉइंट अच्छा है, वो एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बढ़िया पॉइंट डाला इन्होंने। ठीक है, ये देखो, ये सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आ गया हो, फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड, एलोकेटेड का मतलब एंट्री होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। गुड्स फर्निश हो गए, मतलब सिंपल सी वही बात है, एट कॉस्ट है, तो क्या करेंगे, फिनिश गुड्स कहाँ से आएगा सामान, टू WIP। रॉ मटेरियल परचेज स्टोर टू कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस WIP पे डाली हैं, तो WIP टू वेजेस कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही डेबिट कर दो, या कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दो, कुछ भी, सामान कहाँ से आएगा, फिनिश गुड्स से। रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन WIP टू स्टोर्स, रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय सप्लायर, इसका मतलब बेसिकली आपने रॉ मटेरियल रिटर्न करा है, तो एंट्री क्या होगी, कॉस्ट टू स्टोर्स, ये रिटर्न की एंट्री है, परचेज रिटर्न ही बोलते हैं इसको, रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय सप्लायर। रॉ मटेरियल लॉसेस इन्वेंट्री ऑडिट, अब ये इन्वेंट्री ऑडिट को कभी नॉर्मल लॉस मानते हैं, कभी एबनॉर्मल लॉस मानते हैं, यहाँ देख लेते हैं इन्होंने क्या माना है, 6,000 है ना, तो इन्होंने देख लेते हैं कहाँ पे क्या दिखा रखा है। ठीक है, इन्वेंट्री ऑडिट है ना, यहाँ पर आ रहा होगा, ये देखो कॉस्टिंग पीना, मतलब इन्होंने एबनॉर्मल लॉस माना है, और ऑडिट के टाइम पे लॉस मिला है, तो एबनॉर्मल लॉस होना चाहिए। ठीक है, WIP रिजेक्टेड विद नो स्क्रैप वैल्यू, तो ठीक है WIP को भी रिजेक्ट कर दो, है ना, तो WIP आपका कम हो जाएगा, और ऊपर ये भी कॉस्टिंग P&L में चले जाएगा, ये देखो कॉस्टिंग P&L में चले जाएगा, और WIP आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस है ये भी। ठीक है, और ये देखो ये दोनों पॉइंट अच्छे थे बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बस ये रिवाइज करने हैं आपको 2-3 पॉइंट। कस्टमर रिटर्न एट कॉस्ट, सेम सी वही बात है कि शोरूम से सामान आ रहा है वापसी वेयर हाउस में, तो फिनिश गुड डेबिट होगा टू कॉस्ट ऑफ सेल। कई बार बच्चे इसको ऐसे समझते हैं कि कस्टमर ने रिटर्न करा, बेटा हम वो नहीं रिकॉर्ड कर रहे, एट कॉस्ट है, मतलब शोरूम से सामान आ गया गोदाम में, तो वो एंट्री हम कर रहे हैं, बस उसके बाद तो हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आ गया वो अगला क्वेश्चन, देखो क्या है, ट्रेडिंग P&L आपको दे रखा है। अब ट्रेडिंग P&L में यहाँ देखो WIP में तीनों चीजें दे रखी हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। अब कॉस्ट रिकॉर्ड में देखो इन्होंने एक बात डाली, सबसे पहले बताया था, वर्क ओवरहेड को 20% लेना है प्राइम कॉस्ट के लिए। सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पर यही है, ध्यान से सुनना। आप अपनी कॉस्ट शीट बनाओगे, तो बेटा आपने अपनी कॉस्ट शीट में पहले दिखाया डायरेक्ट मटेरियल, सब सही चल रहा है, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, हाँ सब सही है। देखो आपने उसमें दिखाया डायरेक्ट मटेरियल, फिर आपने दिखाया डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है,
फिर आप लोगे यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड ले लोगे, प्राइम कॉस्ट का कितना है 20%, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लोगे, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो कोई नहीं है। जब आप क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लोगे तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में ये वैल्यू सीधा मत उठा लेना। हम कॉस्ट शीट में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कैसे निकालेंगे, देखो हम कॉस्ट शीट में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेंगे, मटेरियल 34,000, लेबर 16,000, उसकी वैल्यू के लिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लिए। मटेरियल लेबर मतलब प्राइम कॉस्ट हो गई। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड दिखाओगे, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिखाओगे, अपनी प्राइम कॉस्ट का 20%, अपनी प्राइम कॉस्ट का 20%, मतलब 50,000 का 20% ये आएगा 10,000, ये वैल्यू आएगी, मतलब 60,000 की वैल्यू आएगी कॉस्ट शीट में। चेक करो, ठीक है। ये बड़े नालायक है, यहाँ पे सीधा ले रखी है इन्होंने, भाई ऐसे मत करना यार, क्योंकि इन्होंने ही एक जगह ऐसा करा हुआ था कि इन्होंने बोला था खुद ही कि मटेरियल है और लेबर है, तो वो क्या हो गई प्राइम कॉस्ट, और उसके हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड लगना चाहिए। इन्हीं के एक क्वेश्चन में ऐसी सजेस्टेड प्रेजेंटेशन थी, तो मेरे हिसाब से ऐसा मत करना, वो करना बाकी देख लेंगे आगे कहीं आएगा तो, ठीक है। तो वो भी एक मैटर ऑफ रिकंसिलेशन आपका बनेगा। एडमिन तो सीधा बोला है प्रोडक्शन से रिलेटेड है 5 रुपए जितने यूनिट बनाए हैं, और ये 6 रुपए पर यूनिट सोल्ड है। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से डब्ल्यूआईपी की वैल्यू गलत है, 60,000 आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 20% लोगे इसका तो 20% यही बनेगा भाई। 4,000 पता नहीं क्यों लिया, या तो ये होगा इन्होंने फिगर चेंज करी होगी, सही से नहीं हुई होगी वो फिगर चेंज, ठीक है। ये लो, ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है, इसमें कोई अलग से एंट्री नहीं है। दोनों में से डेप्रिसिएशन देख लेना कहाँ ज्यादा चार्ज है। जैसे फाइनेंस में ज्यादा चार्ज है तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा। अगर कॉस्ट को बेस मान रहे हो तो कम कर देना, फाइनेंस को मान रहे हो तो उल्टा कर देना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे फाइनेंस का प्रॉफिट बड़ा होगा। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ होगा, दूसरा आपको पता है इसका प्रॉफिट कम है तो दूसरे का क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फंड, आपने पे करा होगा, लोन है तो उस पर पे करा होगा, फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ होगा। ट्रांसफर फीस क्या होती है, छोड़ो ना, हमारा फाइनेंस का प्रॉफिट में क्रेडिट हुआ है मतलब बड़ा होगा। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है, फाइनेंस का प्रॉफिट बड़ा होगा, उसका मतलब ज्यादा होगा। डिविडेंड रिसीव ज्यादा होगा, बस इस बेसिस पे रिकंसिलिएशन अकाउंट बना देना, सिंपल। ये लो, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब जैसे यहाँ पर आया लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, फाइनेंस अकाउंट्स में तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ होगा। बैंक इंटरेस्ट है, फाइनेंस का प्रॉफिट बड़ा होगा। गुडविल है, फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ होगा। नोशनल रेंट है, आपने कॉस्ट अकाउंट में दिखा दिया तो कॉस्ट में खर्चा आ गया तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हुआ होगा, इससे फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ होगा, ठीक है। बाकी तो आप कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं इतना खास, ठीक है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करा रहा, मैंने बीच में क्वेश्चन इसलिए डाले कि पेपर के क्वेश्चन आप एक बार देख लोगे, बाकी है कुछ नहीं इनमें, ठीक है। अगेन अगला वाला भी बिल्कुल सेम। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस फाइनेंस अकाउंट्स में आते हैं, फाइनेंस का प्रॉफिट कम करेंगे, ठीक है। अब जी, तो यहां तक अपना सब कुछ हो गया। अब इसके बाद जो जनरल एंट्री का क्वेश्चन आया, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा है, देखो आधा हो भी गया आपका। जनरल एंट्री में पहला मटेरियल इशू में डायरेक्ट मटेरियल इशू करा तो WIP2 क्या होगा एंट्री, WIP2 स्टोर्स। इनडायरेक्ट करा, एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स, ठीक है। बाद में होगी WIP2 फैक्ट्री ओवरहेड्स, दो एंट्री होती है, एक होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स, इनडायरेक्ट है, फिर WIP में तो अल्टीमेटली जाएगा ही टू फैक्ट्री ओवरहेड। जनरल एंट्री के लिए पहले ICAI स्टडी मैट वाली वीडियो देख लो चैनल पे, फिर करना। एलोकेशन ऑफ वेजेस, तो इसमें से 25% इनडायरेक्ट है, तो 9 लाख का 25% हो गया 225 आई थिंक, क्योंकि 4.5 225, हाँ। और बाकी जितना बैलेंसिंग फिगर हो गया ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट की एंट्री होगी WIP टू वेजेस कंट्रोल, इनडायरेक्ट की होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल, ठीक है। एंट्री लिखी है नीचे, देखते चलते से आप। फैक्ट्री ओवर एब्जॉर्ब है तो फायदा है, कॉस्टिंग पीएनएल क्रेडिट होगा तो एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्टिंग पीएनएल, ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है। आगे अगली एंट्री देखो, एडमिन अंडर है तो कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट हो जाएगा टू एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसने क्या बोला है, इंटीग्रेटेड है ना, हाँ तो इंटीग्रेटेड है तो कॉस्ट लेजर कहीं नहीं आएगा, बता रहा हूँ, कॉस्ट लेजर कहीं नहीं आएगा, कॉस्ट लेजर की जगह जो यूज होगा वो आएगा आपका, ठीक है। आओ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर को जब आप पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, है ना, या ट्रेड पेबल टू बैंक, और डेटर से जब पैसा मिला तो बैंक टू डेटर, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अभी देखो इतने सारे पेपर में सेम सेम रिपीटेड क्वेश्चन है या क्वेश्चन ही नहीं आया इसका, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो मेरे को आपको समझाना है, ध्यान से देखना। बेटा सेल हुई है 15,000 यूनिट की, डिविडेंड रिसीव है, रिकंसिलेशन का पॉइंट बनेगा। बाकी सारे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भी रिकंसिलेशन का पॉइंट बनेगा। फैक्ट्री ओवरहेड 50% फिक्स है, 50% वेरिएबल है। एडमिन पूरा फिक्स है, सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल है पूरे। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हैं।
नहीं लिखा होता मैं तो भी यही मानता। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया देखो। और नोशनल रेंट है, कॉस्ट अकाउंट में डाला हुआ है 12,000 में, आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखा सकते हो कि फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले नोशनल रेंट दिखा देता हूँ 12,000, ये देखो। वर्क कॉस्ट के बाद एडमिन के बाद ले रखा है, आप एडमिन के साथ ले सकते हो, कहीं पर भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, खर्चा आएगा खाली, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ एक बात समझना, जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा ना, एक बात का खास ध्यान रखना, मैंने दिखाया फैक्ट्री ओवरहेड, जहां जहां पे कोई फिक्स खर्चा आएगा वहां पे ये चीज ध्यान रखना, एक फिक्स एक वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 50% वेरिएबल है और 50% फिक्स है, ठीक है जी। आओ तो फिक्स और वेरिएबल की बात करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल उठाओ आप, तो वेरिएबल में आप कितना दिखाओगे, फैक्ट्री ओवरहेड है 260, तो 260 का 50%, ये वेरिएबल है, पहले वेरिएबल को दिखाओ और खत्म करो। देखो नीचे दिखाता हूँ, 260 का 50% करा हुआ होगा वेरिएबल में, ये देखो वेरिएबल में सीधा करा हुआ है 260 का 50%, सही है। हाँ सर, अब फिक्स कैसे होगा, फिक्स सुनो, पहले तो फिक्स का अमाउंट निकालो, अमाउंट कितना है, तो फिक्स का अमाउंट है बाकी 260 का बचा हुआ 50%, ये फिक्स है। बेटा ये जो फिक्स है ये टोटल नॉर्मल कैपेसिटी पे होगा, नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 यूनिट है, आप इसको 20,000 से डिवाइड करोगे और 15,000 का निकाल के डालोगे, क्योंकि हम 15,000 के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। ये गलती मत करना, कुछ बच्चों को यहाँ ऐसा लगता है कि हमने फिक्स का ट्रीटमेंट वेरिएबल में कर दिया, वेरिएबल का फिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनेंस अकाउंट्स में सब कुछ एक्चुअल बेसिस पे होता है, क्लास में डिटेल में बताया है, सब कुछ एक्चुअल बेसिस पे होता है। तो अपन ने जो उठाया वेरिएबल तो सीधा डाल दिया। अब फिक्स जो है जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से होगा ना, लेकिन मैं पूरा नहीं डालूंगा, क्योंकि कॉस्ट शीट अभी 15,000 यूनिट की बन रही है रादर देन 20,000 की, इसलिए तो इसलिए ये वाला अमाउंट इतना ही आएगा आपका, ये रहा। ऐसे फिक्स फिक्स जहां जहां पर खर्चा आएगा वैसे आपको करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। आओ नॉन इंटीग्रेटेड है, जल्दी से जर्नलाइज कर दो। पहला है क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल खरीदा तो स्टोर टू कॉस्ट, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड है। चार्ज टू प्रोडक्शन, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिकवर फ्रॉम द सेल्स, तो एंट्री क्या होगी, कहाँ डलते हैं ये खर्चे, कॉस्ट ऑफ सेल में, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट वेजेस इनकर फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए करें तो फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल आएगी एंट्री, पहली तो वही है वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट, दूसरी फैक्ट्री टू वेजेस। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, स्टोर में आया है, कहां से आया, WIP, तो स्टोर टू WIP एंट्री बन जाएगी लास्ट। देखो सही है, ठीक है जी, ये लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है तो बोलो। अगले क्वेश्चन में एक बात अच्छी है, ओपनिंग बैलेंस सारे डालोगे, इस बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बनेगा आपका, सब कुछ डाल दो। मटेरियल की एंट्री सुनते चलो, परचेज की एंट्री होगी स्टोर टू कॉस्ट, प्रोडक्शन में डाला WIP टू स्टोर, क्योंकि मटेरियल की है सारी। जनरल मेंटेनेंस में डाला, एंट्री क्या करोगे, जनरल मेंटेनेंस का अकाउंट बना दे क्या हम कोई, नहीं, तो जनरल मेंटेनेंस है ना, अब इसको ओवरहेड दिखा दो, एडमिन ओवरहेड टू स्टोर्स, ठीक है, चेक करें इसने भी एडमिन ओवरहेड दिखाया क्या, कौन सा था, कितना था जनरल मेंटेनेंस का, जनरल मेंटेनेंस है ना, मेंटेनेंस फैक्ट्री में होगी, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स आया हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स आया, क्या आया, फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स आया, ये रहा, क्योंकि मेंटेनेंस सारी फैक्ट्री में होती है, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स मानेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स, बस खत्म, ठीक है। टोटल वेजेस पे करी 90,000, तो पहली एंट्री पास करोगे वेजेस कंट्रोल टू कॉस्ट। इनडायरेक्ट वेजेस पे करी 24,000 की, तो इनडायरेक्ट वेजेस की एंट्री क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंट्री जाएगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू वेजेस। अच्छा 90 में से 30 ये गए हैं, तो बाकी 60 गए होंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस की एंट्री पास कर दो, जल्दी बताओ क्या होगी, WIP टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड में खर्चा करा है 96,000 का, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर। बिल्डिंग में इतना गया, तो बिल्डिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्ब है तो कॉस्टिंग P&L टू फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि डेबिट होगा। रॉयल्टी पेड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस की आप एंट्री पास कर दो, ठीक है, कर सकते हैं ना डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री पास। बताओ क्या करोगे डायरेक्ट एक्सपेंस की, सीधा WIP टू कॉस्ट, एंट्री कितने से आएगी, 3,000 से, चेक करो, WIP टू कॉस्ट, इन्होंने तो एंट्री पास ही नहीं करके दिखा रखी। रॉयल्टी पेड कितना है भाई, 3,000 ही तो है, तो रॉयल्टी पेड की एंट्री काहे नहीं दिखाई, एंट्री तो दिखानी चाहिए ना। हाँ दिखा रखी है ना, मैं गलत चेक कर रहा था, ये रहा WIP, तो WIP टू रॉयल्टी या WIP टू कॉस्ट दिखाओगे, मैं वेजेस कंट्रोल में देख रहा हूँ कहाँ दिखेगी, WIP में आएगी, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ हो गया। सेलिंग एडमिन सीधा एंट्री पास होगी, खर्चा है सेल्स सीधा एंट्री पास होगी। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है दोनों का, ठीक है।
द लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में कोई लॉस आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, उसे आप फैक्ट्री ओवरहेड दिखा देना, ठीक है। स्टोर्स में मतलब रॉ मटेरियल में ना, तो स्टोर के अकाउंट में कोई भी अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, अगर कंप्लीट हो गई तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में सीडी मत दिखाना, उसे कॉस्ट लेजर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आलतू फालतू सारे अकाउंट कॉस्ट लेजर में जाते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अब एक एसेट बन चुका है। रियल और नॉमिनल अकाउंट को हम दिखाते नहीं, उसकी जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट दिखाते हैं। मैंने बना रखा है क्या वो देख रहा हूँ, ये रहा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लास्ट में आप कॉस्ट लेजर में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी हो गया। और क्या है भाई, बस जीपी मार्जिन 10% ऑफ सेल्स है, तो सेल्स आपको दे रखी है, तो यहाँ से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा और बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा क्योंकि वो कॉस्ट लेजर में ऑलरेडी जा चुका है। ओके जी, आओ आगे। इसके ना ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें लास्ट में ऐसा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जनरल एंट्री का। अब जैसे इंटीग्रेटेड है, पहली एंट्री नॉर्मल होगी WIP टू स्टोर, दूसरी एलोकेशन ऑफ वेजेस तो WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, क्योंकि इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब का मतलब कहाँ जाएगा, पीएनएल। अब नॉर्मल पीएनएल, क्योंकि इंटीग्रेटेड है ना, कॉस्टिंग पीएनएल मत लेना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, चेक करो, नहीं फैक्ट्री ओवरहेड टू पीएनएल, सॉरी ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड टू पीएनएल। ये तो ध्यान भी नहीं रखते, कॉस्टिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो नॉर्मल पीएनएल अकाउंट आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड टू पीएनएल। यहाँ जाएगा पीएनएल टू एडमिन ओवरहेड, अगले में पीएनएल टू एडमिन ओवरहेड, डेफिशिएंसी फाउंड फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर्स, ठीक है। सारी एंट्री इतनी डिटेल में मैंने क्लास में कराई है, एक एक एंट्री आपको अच्छे से याद हो गई होगी, ठीक है। अब ये देखो, मई 23 के पेपर में ना एक बढ़िया क्वेश्चन आया, ये एक बढ़िया क्वेश्चन निकल कर आया, ध्यान से देखना इसको, आओ देखते हैं, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट्स के दे रखे हैं, कॉस्ट अकाउंट्स के खर्चे दे रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस निकालना है सबसे पहली बार। अब आप डिफरेंस में क्या बोलोगे, ध्यान से सुनो, देखो जो भी खर्चा फाइनेंस में होता है उसको अपन खर्चा बोलते हैं इनकर, और कॉस्ट को रिकवरी बोलते हैं कि ये रिकवरी हुई है कस्टमर से, बस। अब बताओ पहले में रिकवरी ज्यादा हुई या कम हुई, सर पहले में रिकवरी कम हुई, अगर कम हुई तो क्या आएगा, अंडर रिकवरी। अंडर रिकवरी है तो कहाँ डेबिट क्या होगा, कॉस्टिंग पेनल डेबिट होगा क्योंकि नुकसान हुआ है। ऐसे ही सारे देख लो, यहाँ पर भी रिकवरी कम है, अंडर रिकवरी, आगे वही लिखना है कि कॉस्टिंग पेनल डेबिट होगा, ठीक है। और वैसे भी देखो, अगर अंडर रिकवरी है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर आप रिकंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, अंडर रिकवरी का मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा दो, देखो वही लिखा हुआ है, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड रिकवरी ज्यादा, कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्ट के प्रॉफिट को कम कर दो, बस यही काम आपको करना है, बोल देना। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है यहाँ पर, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है, उसे कम कर देंगे, है ना। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आ रही है, अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है दैट मींस ये ओवर वैल्यूएशन है। ओवर वैल्यूएशन का मतलब ऑलरेडी ज्यादा कर रखा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अब अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ लिखा है टू बी रिड्यूस, ठीक है। चलो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, जस्ट उसका रिवर्स ट्रीटमेंट जाएगा। ये छोटा सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, तो बताना है, उसने यही पूछा था अंडर और ओवर रिकवरी बताओ और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या फर्क आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है जी। हो गया क्लियर, देखो ऑलमोस्ट आधे घंटे में आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। फिर से इंटीग्रेटेड, पहली एंट्री क्या आएगी आपकी बार आएगी, स्टोर टू कॉस्ट नहीं, स्टोर टू क्रेडिटर्स। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन WIP टू स्टोर्स, वेजेस चार्ज WIP टू वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड WIP टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फालतू का क्वेश्चन 4 नंबर का, ये थ्योरी आ गई, छोड़ो बाद में करेंगे, ठीक है। ये फिर से सेम क्वेश्चन आया इसलिए मैं नहीं करा रहा, डिट्टो सेम है। अब जैसे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट में ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक मतलब खर्चा होता है क्योंकि डेबिट साइड में आया है, तो कॉस्ट में ज्यादा मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम, फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा, तो डिफरेंस से बढ़ा देना और क्लोजिंग में उल्टा कर देना क्योंकि वो क्रेडिट साइड में आता है, मतलब इनकम है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ, ठीक है। फिर से जनरल एंट्री आ गई भाई, बिल्कुल फालतू है, अब ये तुम खुद पढ़ लेना। जनवरी 25 में देखो फिर जनरल एंट्री के ऊपर इसका क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक है। ये लो, ये एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है अगला वाला जो आरटीपी में आया है, एक बार इसको देख के चले जाना, क्योंकि आरटीपी में मई 25 की आरटीपी में आया, तो शायद सितंबर 25 या जनवरी 26 में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो स्टोर लेजर है, WIP है, फिनिश गुड्स है, बैलेंस दे रखा है। मटेरियल कितना परचेज करा दिया है, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, नॉर्मल एंट्री पास करोगे। टोटल वेजेस पेड करिए जिसमें से 1/6 इनडायरेक्ट है, तो वेजेस में से 1/6 इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट वेजेस इतनी है, नीचे डायरेक्ट वेजेस आपको बता रखी है, और नीचे पढ़ो क्या लिखा है,
पेमेंट फॉर नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर वो है 1/5 ऑफ डायरेक्ट वेजेस पेड। तो इसमें बस मैं आपको वेजेस कंट्रोल अकाउंट दिखा देता हूँ। पहले जितनी पे करी उतनी आ जाएगी, यहाँ तक सही है ना। जो डायरेक्ट है वो WIP में जाएगा, जो इनडायरेक्ट है 1/6 उसे फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जाओगे, यहाँ तक सही है ना। अब टोटल में से ध्यान रखना, टोटल में से पहले तो माइनस कर दो ये वाला पार्ट, ठीक है, जो प्रोडक्टिव वाला था 96,650, ठीक है। इसके अलावा जो बच गया उसका 1/5 आप और लेके जाओगे फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है 1/5 ऑफ डायरेक्ट वेजेस पेड, जितनी डायरेक्ट में वेजेस पे हुई हैं उसके हिसाब से दिखाना है, मतलब वो दोनों अमाउंट सेम आएंगे। इस वाली एंट्री को जरा ध्यान से करके जाना, अच्छी एंट्री है, पेपर में क्वेश्चन आया तो गलती करेगी, ठीक है। दोबारा बताऊं, देखो क्या बोला है। सबसे पहले बैंक में एंट्री डाली, जितना डायरेक्ट था डायरेक्ट लेकर के गए, और डायरेक्ट का ही 1/6 आपने फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा दिया। अब 1/5 के लिए आप वर्डिंग पढ़ो, देखो क्या लिखा है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम है फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, आइडल टाइम है बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। कितना बोला है, पढ़ के देखो आगे क्या बोला है। 1/5 ऑफ डायरेक्ट वेजेस पेड, जितनी डायरेक्ट वेजेस पे करी थी उसका 1/5। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरी ये वाली वेजेस थी, इसमें से इनडायरेक्ट ये थी ना, बस इसको हटा दो, बाकी सारी डायरेक्ट है, तो उसका 1/5 लूंगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। प्रोडक्शन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट है 130% ऑफ वेजेस चार्ज टू WIP, तो जितनी WIP में वेजेस चार्ज हुई है उसका 130%, तो WIP में जो वेजेस गई है हमारी 386,600 गई है, उसका जाएगा, है ना। ये देखो इन्होंने दिखा रखा है 386,600 का 130%, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, आप आराम से करोगे, पूरा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है जी। आओ, अब आया ये मई 25 का क्वेश्चन और ICAI के सजेस्टेड आंसर आ चुके हैं, मैंने लिखा भी है, लास्ट 2 पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से सुनना। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिकंसिलिएशन का, ध्यान से सुनो। देखो मैंने साथ में सजेस्टेड आंसर्स भी खोल रखे हैं। एनटी लिमिटेड शो अ नेट लॉस ऑफ 9,000 एज देयर कॉस्ट अकाउंट, तो कॉस्ट अकाउंट को बेस लो, सॉल्व करो, 7,000 लास्ट में फाइनेंस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पार्ट तो आप कर सकते हो, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है एब्जॉर्ब इतना है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब इतना है, नीचे दिया चार्ज इतना है, तो अकाउंट्स में खर्चा इतना, कॉस्ट में खर्चा इतना, तो कॉस्ट में खर्चा ज्यादा, कॉस्ट में खर्चा ज्यादा, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, तो कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, तो ये कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, 7,000 से, 7,000 से, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब का मतलब कॉस्ट में खर्चा ज्यादा, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, ये भी बढ़ेगा। एडमिन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है तो माइनस होगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे करा होगा, अकाउंट्स का प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट का ज्यादा होगा, तो कॉस्ट के प्रॉफिट को कम कर दो, ठीक है। डिविडेंड रिसीव, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा, कॉस्ट का भी बढ़ा दो। डेप्रिसिएशन दोनों में दे रखा है, तो ज्यादा किस में है, कॉस्ट में, कॉस्ट में ज्यादा है, कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा, कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा दो 3,000 से। यहाँ तक तो देखो सारे आइटम हो गए, पहले मैं ये चेक कराता हूँ आपको, 7,000 प्लस का पहले ये चेक कराता हूँ। आओ, इसका भी वर्किंग नोट छोड़ो, आप नीचे देखना जो इन्होंने नीचे बनाया होगा ना, वो दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसका सजेस्टेड आंसर है। देखो सबसे पहले आप ये देखना, 9,000 लिया, लॉस है, माइनस में लेंगे, 7,000 प्लस का आया, पहले वो देख लो, प्लस में 6,000 आएगा, 9,000 और 3,000, 6,000 9,000 3,000, ये देखो 6,000 गया, दूसरे पेन से बताता हूँ, ये 7,000 हो गया, 6,000 हो गया, 9,000 हो गया, 3,000 हो गया। माइनस वाले कौन कौन से हैं, तो माइनस वाले हैं ये 7,500 और 8,800, चेक करो 7,500 8,800, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ हो गया, यहाँ तक तो बच्चा बच्चा करके आ रहा था, पर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया पेपर में। आगे देखो क्या बोला, देयर इज अ डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ड्यू टू वेरिंग बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, 500 यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट 41,000 इन कॉस्ट अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट अकाउंट में 41,000 है, जबकि मार्केट प्राइस है 80, तो अकाउंट्स में वैल्यू आ रही होगी 500 इंटू 80 यानी कि 40,000, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, आप आराम से सोच लो, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स में आ रहा है 40 और कॉस्ट में आ रहा है 41, तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा है, इसका कम, तो कॉस्ट के प्रॉफिट को घटा दोगे 1,000 से, ये लो ये भी कर दिया, ये देखो कॉस्ट के प्रॉफिट को 1,000 से कम कर दिया। सर सब कुछ समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट ध्यान से देखो क्या बोला, इट इज फाउंड दैट देयर इज स्टिल अ डिफरेंस इन द रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन में अभी भी डिफरेंस आ रहा है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल ऑफ द अबव व्हिच इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन कॉस्ट अकाउंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक डिफरेंस अभी और है, मुझे नहीं पता डिफरेंस क्या है, लेकिन मुझे कंफर्म पता है वो डिफरेंस आया कॉस्ट में रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ज्यादा करने से। अरे बेटा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन ज्यादा करा, दैट मींस कॉस्ट में खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, और कॉस्ट में खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, दूसरा प्रॉफिट ज्यादा है, तो जो रिकंसिलिएशन वाला पॉइंट होगा उतने से बढ़ा दो,
अब सर अमाउंट तो नहीं पता, तो आप प्लस में एक आइटम और लिख दो x। तो देखो ICAI ने भी ऐसे सॉल्व करा, क्योंकि बढ़ना तो चाहिए। मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट में ज्यादा, मतलब कॉस्ट में खर्चा ज्यादा, तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम था, कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो इसने क्या करा, इसने नीचे वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट में इसको दिखा दिया, ऐड में एक फिगर और दिखा दी x। ये सारी फिगर तो आई रही थी पहले से, सबका टोटल कर दिया, ठीक है। और नीचे वाली भी सारी फिगर आ रही थी, ये भी ले ली। और लास्ट में मुझे पता है कि लास्ट में फाइनेंस का लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा 7,000। फाइनेंस का प्रॉफिट था 7,000, क्या था लॉस था, फाइनेंस का प्रॉफिट था 7,000, तो प्लस में 7,000 रखा, यहाँ से x निकाल लिया, और ये x लेकर के आप ऊपर डाल दो, और ये पूरी रिकंसिलेशन हमारी बन गई, ठीक है। तो बेटा ICAI के ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आते रहते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, आप अच्छे से कर लोगे। और इसी के साथ मई 25 तक का सारा कुछ हमने अच्छे से कवर कर दिया है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, सितंबर 25 का कोई RTP आएगा, कोई MTP आएगा, उसे भी अपने चैनल पर जरूर लेकर के आऊँगा। एंड आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको। विद इन 35 मिनट 36 मिनट हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पूरा खत्म कर दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल से भी करना है, चैनल पे जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पूरा देख डालो, चाहे तो मैराथन से देख लो, चाहे दूसरे जो चैप्टर वाइज वीडियो है वहां से देख लो, दोनों वीडियो एग्जैक्टली सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप, डिट्टो सेम, ठीक है। तो यहाँ तक अपना ये सारा खत्म हो चुका है, अगले लेक्चर में अगला चैप्टर उठाएंगे और उसे भी जड़ से पूरा खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो बेटा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन। मजा आता है कमेंट सेक्शन देख के ना, मजा आता है जब बच्चे लिखते हैं अरे सर मजा आ गया, आपके ये पूरे लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो जरूर बताना, हर बच्चे के साथ शेयर करना, ताकि सितंबर में फिर से कॉस्टिंग फोड़ करके आएंगे, इस बार 90+ जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, बाय बाय, टेक केयर।